तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के समय नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा नगर और किसान। तो बच्चों आज इस चैप्टर का ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हमने 2 पार्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने इस वीडियो से पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाकर उन 2 पार्ट को देखिए, इससे आपको पार्ट 3 की वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 नगर एवं व्यापार। इससे पहले जो 5 टॉपिक थे हमने 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे नए नगर। तो बच्चों जितने भी नगर के बारे में जानते थोड़ा। आज प्रेजेंट टाइम में हमने जितने भी नगर की खोज करी, जितने भी आज हमें प्रेजेंट टाइम में नगर मिलते हैं या जितनी भी नगर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है, तो जितने भी नगर थे वो क्या थे, ज़्यादातर नगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पे क्या थे, बनाए गए थे। और आज हम जितने भी नगर देखते हैं उनमें से ज़्यादातर जो नगर थे वो क्या थे, महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी। हमने 16 महाजनपदों के बारे में जाना, जिनमें सबसे पावरफुल जो महाजनपद था वो कौन सा था, मगध था। तो ज़्यादातर जो नगर थे वो क्या थे, इन महाजनपदों की राजधानी हुआ करती। जैसे अब जितनी भी ये नगर होते थे ये क्या थे, संचार मार्गों के किनारे बसे होते हैं, मतलब कनेक्टिविटी एरिया के आसपास होते हैं। मान के चलो जिस भी जगह रोड वोड अच्छी है, कंस्ट्रक्शन अच्छी है, जहाँ से कहीं भी जाना मूवमेंट करना आसान होता था, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, ये सिटी नगर बसाए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए आप प्रेजेंट टाइम में आप क्या करोगे, आप दिल्ली को देख लो, मुंबई को देख लो, कोलकाता को देख लो, चेन्नई को देख लो। ये शहर आज की नहीं बसे हुए, पहले के बसे हुए हैं। और ये शहर क्यों बसे, क्योंकि यहाँ से क्या कनेक्टिविटी आसान है, ठीक है। इन एरिया में क्या एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है, रोड का स्ट्रक्चर अच्छा है, रेल का स्ट्रक्चर अच्छा है। तो पहले के टाइम पे भी सेम ऐसी, ठीक है, जो नगरों को बसाया जाता तो वो संचार मार्गों के मतलब रास्तों के, सड़कों के इधर उधर बसाया जाता था, ताकि वहां से मूवमेंट करना आसान हो जाए, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं पाटलिपुत्र क्या था, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसका फायदा क्या था, यहाँ पे क्या था, हम लैंड के जमीनी रास्ते से भी हम कहीं भी जा सकते थे, प्लस हम वाटर पानी के रास्ते भी क्या थे, और दूसरी जगह मूव ऑन कर सकते थे या ट्रैवल कर सकते थे। और हमारा क्या था, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा था उस समय, ठीक है। तो इसलिए क्या था, पाटलिपुत्र अपने आप में क्या था, एक बहुत अच्छे शहर मान के चलो मगध की राजधानी बन के उभरा। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के रूट के थ्रू क्या था, जुड़ा हुआ था अच्छी तरीके से। तो हमने पाटलिपुत्र के बारे में जाना। उज्जैन नगर था, वो क्या था, भीजमिनी व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ था। तो पहले के टाइम में जितने भी नगर होते थे वो क्या थे, संचार मार्ग मतलब रोड के किनारे या फिर सड़क के किनारे या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, वहीं नगरों को बसाया जाता था। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट 3। ऐसे हम बात करते हैं मथुरा नगर की, ठीक है। तो मथुरा नगर क्या था, अपने आप में कि व्यवसाय केंद्र था। वहाँ बहुत सारे व्यापार, शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती थी। साथ ही क्या था, मथुरा एक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, ठीक है। मतलब बड़े बड़े जो फैसले थे वो क्या थे, हमारे मथुरा से ही लिए जाते थे। साथ में मतलब मथुरा क्या था, सांस्कृतिक रूप से क्या था, लोग के से जुड़ा हुआ था। इस तरीके से क्या था, मथुरा भी एक क्या था, नगर के रूप में उभर, एक सिटी के रूप में उभर के सामने है। तो हमने ये थोड़ा जाना इसमें नगर के बारे में बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, नगरीय जनसंख्या। अब हम नगरीय जनसंख्या के बारे में जानेंगे कि नगरीय जनसंख्या कैसी थी, किस तरह के लोग रहते थे, कैसे रहते थे, कैसा पूरा सिस्टम चलता था। सबसे पहले जानेंगे संप्रांत वर्ग और शिल्पकार। इसमें थोड़ा संप्रांत वर्ग के कैसे कैसे लोग रहा करते थे, किसी तरीके के, साथ में कौन कौन से मतलब कारीगर वहाँ पे काम किया करते थे। हम जानते हैं जो पहले के जितने भी राजा होते थे वो क्या थे, अपनी जो नगर था, सिटी को क्या था, किलेबंद तरीके से, मतलब किलेबंद मतलब होता है किसी भी जगह के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देना। तो पहले के टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या थे, अपनी नगर को, सिटी को क्या थे, चारों तरफ से किलेबंद तरीके से क्या थे, प्रोटेक्ट रखते हैं, ताकि अगर कल को कोई और साम्राज्य के लोग उनके ऊपर अटैक करें तो अपने नगरों को सेफ रखा जा सके। दूसरा पॉइंट है नगरों की, जब हमने खुदाई करी, पहले के जो नगर आज हम खोजे जाते हैं, मिलते हैं खुदाई में, तो जितने भी नगर मिले ना, उन जब नगरों की खुदाई तो वहां से बहुत सारे सामान भी निकल के आए खुदाई में सामने। आप जानते हैं कौन कौन सामान था। तो जब हमने खुदाई की तो हमें क्या, सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत और शीशे से बने गहने मिले। मतलब ये माना जाता है उस समय के जो शिल्पकार थे, मतलब कारीगर थे, वो काफी क्या थे, बहुत सारी चीजें बनाया करते थे। और साथ ही हमें उपकरण मतलब बहुत सारे औजार, हथियार, बर्तन, सीपी और अलग अलग चीजें क्या तो खुदाई में सामने निकल के आई।
तो हमें पता लगे उस समय के जो शहर थे वहाँ भी क्या थे, बहुत सारे कारीगर रहा करते थे, शिल्पकार रहा करते थे, जो अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में आप किसी भी सिटी में, नगर में चल जाओ, वहाँ आपको बहुत सारे क्या कारीगर मिलेंगे। वैसे क्या थे, कारीगर को हमको बोलते हैं, शिल्पकार बोलते हैं। अब पॉइंट 3 पढ़ते हैं। एक अच्छी तरीके से हमने खुदाई में एक मिट्टी का बर्तन मिला, ठीक है। तो वो मिट्टी के बर्तन क्या था, चारों तरफ जहाँ से उसकी कलाई नहीं, जहाँ पे से मिट्टी के बर्तन को पकड़ते हैं उसके चारों तरफ क्या था, गोल्ड से उसकी कवरिंग करी गई थी। इस वजह से ये जो मिट्टी का बर्तन थे अपने आप में क्या था, एक खास चीज बनी। और इस मिट्टी के बर्तन को हमने उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहा। अब पॉइंट 4 देखते हैं। तो हमें क्या था, पहले के टाइम के 2 छोटे छोटे ग्रंथ मिले, जिन ग्रंथों में क्या था, जिन व्यक्तियों ने उस ग्रंथ को बनाया था उनके बारे में पता चलता है ना। तो हमें 2 ग्रंथ मिले, साथ में उन लोगों का नाम भी उसमें लिखा होता है जिन्होंने उसे बनाया था। और बनाने के साथ साथ जिन व्यक्तियों ने बनाया था उनके व्यवसाय के बारे में पता लगा कि वो व्यक्ति काम क्या करते हैं। और उन ग्रंथों में क्या था, पूरे शहर के बारे में डिटेल दी गई थी कि शहर में धोबी है, बुनकर है, लिपिक है, बढ़ई है, कुमार है, स्वर्णकार है, लाहौर है, अधिकारी है। तो ये 2 ग्रंथ थे जिन भी लोगों ने बनाए, तो उनमें उन्होंने पूरे शहर का, सिटी का एक्सप्लेन कर रहा था कि सिटी में किस किस तरीके के लोग रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं, सिस्टम कैसे चलता है। तो इस तरीके से इन ग्रंथों से हमें पास्ट के टाइम के सिटीज के बारे में जानने को पता लगा। पॉइंट 5 है, कभी कभी अभिलेखों में जो व्यापारी होते थे अपने संगठन का, ग्रुप का क्या कहते हैं, नाम भी ऐड करते थे, लिखते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि जो व्यापार की जो ग्रुप की टेक्निक है बहुत पास्ट से पहले से चली आ रही है। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो, अब हम आते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो बच्चों ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, यहाँ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि जो आज हमारे जो प्रेजेंट का, पास्ट का भारत था, पास्ट के भारत के लोग भी क्या थे, अलग अलग देशों के साथ व्यापार किया करते थे। कुछ व्यापार क्या होता, सी रूट के थ्रू होता था, कुछ व्यापार लैंड रूट के थ्रू होता था, ठीक है। और जो व्यापार होता था वो ज़्यादातर क्या था, अरबियन कंट्री के साथ होता था, या फिर मध्य एशिया की कंट्री, जिसमें हमारा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब देश आते हैं, उनके साथ हुआ करता। साथ ही क्या था, रोमन साम्राज्य के साथ भी हमारा व्यापार हुआ करता था। तो चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो माना जाता है ना, पहले के जो वही है, सेम पॉइंट है, क्योंकि पास्ट के जो पहले के प्राचीन भारत के लोग थे वो क्या थे, और देशों के साथ व्यापार किया करते हैं। मतलब जो व्यापार की स्कीम है, ये जो व्यापार का चलन है पहले से चला आ रहा था। अब जो पैदल व्यापार होता था वो कैसे होता था, तो पैदल व्यापार में लोग क्या थे, तैयार माल को क्या थे, अपने थैले में रख के पैदल वो चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उसको बेचा करते थे। या फिर बैलगाड़ी के में, या फिर खच्चरों में क्या था, तैयार माल लाद के रख दिया और उसको व्यापारिक केंद्र तक ले गए और वहां जाके बेच दिया। इस तरीके से क्या था, लैंड के थ्रू व्यापार हुआ करता था। पॉइंट 3 में लिखा है कि पहले के टाइम में भी क्या था, लोग समुद्र के रास्ते थे, ठीक है, ओशियन या फिर मैरीटाइम सी के थ्रू भी क्या था, समुद्र के रास्ते व्यापार किया करते थे। हाँ बेशक पास्ट के टाइम पे क्या था, समुद्र का जो व्यापार था वो काफ़ी जोखिम भरा होता था, क्योंकि आपने वैम्पायर मूवी देख रहे हैं ना, उसमें क्या थे, बहुत सारे जो समुद्री लुटेरे होते थे वो व्यापारी जहाज को लूट लिया करते थे, ठीक है। तो पहले के टाइम भी क्या था, समुद्र का मार्ग जो व्यापार था काफ़ी जोखिम भरा था। फिर भी हमें तमिल में कई ग्रंथ लिखे मिलेगा, जिसमें क्या था, उन लोगों के बारे में जिक्र हुआ जो समुद्र के थ्रू व्यापार किया करते थे। और व्यापार में क्या था, नमक, अनाज, कपड़ा और धातुओं को अलग अलग बाहर बेचा करते थे और उनको काफ़ी मुनाफा भी होता था। पॉइंट 6 से हमें यहाँ पता लगा कि भारत में जो जो चीज़ें उगाई जाती है, जैसे हमारी काली मिर्च भारत में, साउथ में, केरल में उगाई जाती है, मसाले हो गए, कपड़े हो गए, जड़ी बूटी हो गई, इन सब की क्या थी, रोमन साम्राज्य में काफ़ी मांग थी। रोमन साम्राज्य के लोग क्या थे, हमसे मंगाया करते थे, खरीदा करते थे वस्तुओं को। रोमन साम्राज्य था, तो वस्तुओं को रोमन साम्राज्य तक पहुंचाने के लिए हमें क्या था, अरेबियन सी को पार करके क्या करना था, रोमन साम्राज्य में वो चीजें हम बेचा करते थे। अब आता है नया टॉपिक 6.4, सिक्के और राजा। तो हम इस सिक्के के बारे में जानेंगे इसमें, और राजा के बारे में जानेंगे। पॉइंट 1 है, सिक्कों के चलने से क्या हुआ, व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। पहले क्या था, वस्तु विनिमय था। तो वस्तु विनिमय क्या था, अगर आपको गेहूं चाहिए तो बदले में आपको आटा लेके घूमना पड़ेगा, जो काफी कॉस्टली के साथ साथ बहुत झंझट झमेला था। तो जैसे सिक्कों का चलन होने लगा तो लोगों ने क्या करा, पैसे अपने जेब में रखा, चले भाई शॉपिंग करने। पहले क्या था, आपको पैसे नहीं चाहिए था, आपको अपने साथ वस्तु लेके चलनी पड़ती थी, पूरा गठरा लेके चलना पड़ता था, तो काफी महंगा था, मतलब काफी कॉस्टली हुआ करता था। तो जैसे सिक्कों का चलन हो तो उससे क्या हो, व्यापार काफी
आसान हो गया। शुरुआत के दिनों में क्या था, चांदी और तांबे के सिक्के चलने लगे, जिससे व्यापार आसान हुआ। सिक्कों पर जो होता है, जो भी सिक्के होते थे उस पर क्या होता है, राजा का प्रतीक मतलब चित्र बनाया जाता था, उसका चिन्ह बनाया जाता था, या फिर राजा की इमेज बनाई जाती थी। और जो सिक्के छापते थे वो कौन छापते थे, राजा छापा करते थे, व्यापारी छापा करते थे, धनपति लोग, अमीर लोग छापा करते थे। और नगरों के द्वारा भी क्या था, शहरों में भी क्या थे, इन सिक्कों को छापा जाता था। तो हम पॉइंट 3 बात करते हैं। तो हिंदू यूनानी लोग थे, ठीक है, यूनान यूरोप के साइड में, पर यूनान ने भी क्या था, पश्चिम भारत में कुछ एरिया कब्जा रखा था। तो जो हिंदू यूनानी लोग थे, ठीक, उन्होंने भी क्या था, शुरुआत में सिक्के छापे, और उन सिक्कों में क्या था, राजा का चित्र भी बना होता था, साथ में उस राजा के नाम भी लिखा होता था, ठीक है। तो जो पहले के सिक्के थे जो हिंदू यूनान लोगों ने छापे, उसमें क्या था, राजा का चित्र और साथ में उसका नाम भी लिखा होता था। पॉइंट 4 आते हैं। कुषाण शासकों ने क्या करा, सबसे पहले सोने के सिक्के छापे। और माना जाता है जो कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के छापे, उनका मकसद क्या था कि जो बहुत बड़ा, या फिर अगर मान के चलो आपको कोई कीमती सामान खरीदना, या फिर लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान खरीदना है, तो ऐसे के टाइम में हम जो पेमेंट करते थे वो कैसे करते थे, सोने के सिक्कों में पेमेंट किया करते थे। तो जो कुषाण शासकों के टाइम पे सोने के सिक्के जारी किए गए, वो इस पर्पज से जारी किए गए थे कि उन सब में महंगी चीजें खरीदना है, या फिर लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदना है। 5वां पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य के लोगों ने क्या था, बहुत ज्यादा सुंदर सोने के सिक्के, आज ये जो आप सिक्के देख रहे हो ना, ये जो सिक्के, ये गुप्त साम्राज्य के लोगों ने छापे, ठीक है। तो जो माने जाता है कि जो सिक्के थे इनकी क्वालिटी बड़ी बेस्ट थी, और इसमें जो कारीगर थी आप देख रहे हो एकदम प्रॉपर तरीके से बनाए गए। तो इन्होंने क्या करा, सोने के बड़े सुंदर सिक्के बनाए, और इनकी जो क्वालिटी थी, मतलब जो एकदम जो लोहे, जो गोल्ड की क्वालिटी थी वो एकदम हाई थी, ये था, मतलब बहुत अच्छा सोने से क्या करा, इन्होंने सिक्के बनाए। पॉइंट 6 बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद क्या, सोने के सिक्कों का जो यूज था वो कम होने लगा। इसके पीछे रीजन माना जाता है रोमन साम्राज्य का पतन होना। पॉइंट 7, मूलभूत बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, मतलब हमें आज तक जितने भी अभिलेख मिले, हमने उसका मीनिंग, अर्थ कैसे पता लगाया, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो पॉइंट 1 है, आधुनिक भारत में जितने भी अभिलेख मिले, मतलब प्राचीन भारत में जितने भी अभिलेख मिले, उसमें से जो ज्यादातर अभिलेख थे वो क्या थे, ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। जो ब्राह्मी भाषा थी, ठीक है, ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए थे वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। यहाँ तक कि अशोक के टाइम पर भी जितने ग्रंथ लिखे गए थे वो क्या थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो प्रारंभिक भारत में, मतलब जो हमारा पास्ट का भारत था, वहाँ जो अभिलेख लिखने की भाषा थी वो क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी, और जो लिपि थी वो क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। ऐसी आप कंफ्यूज मत होना, वैसे जैसे हमारी भाषा क्या, हिंदी भाषा बोलते हैं, पर जो लिपि होता है लिखने का तरीका, और भाषा होता है बोलने की, ठीक है। तो पास्ट में क्या था, प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता था, और जो लिखने का तरीका होता था उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते थे। जैसा एक एग्जाम्पल देख सकते हो, हम बोलते हिंदी भाषा पर हम लिखते हैं उसे देवनागरी की लिपि में। तो जो पुरातात्विक लोग थे, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भारतीय पंडितों के थ्रू क्या था, बंगाली और देवनागरी लिपि में जो पांडुलिपियां लिखी गई थी उनका क्या अध्ययन करना शुरू कर दिया, उनके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। और 1838 आते आते क्या किया, जेम्स प्रिज्म ने क्या करा, ब्राह्मी लिपि का अर्थ बताया। तो ये जेम्स प्रिज्म जो है आपके बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना। इन्होंने क्या था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ बताया। 7.2, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिम भारत में देखो, पश्चिम भारत में जो हमारा पाकिस्तान का इलाका, बलूचिस्तान का, अफगानिस्तान का इलाका, वो हमारा पश्चिम भारत में आता था। जो पश्चिम भारत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सब क्या थे, खरोष्टी लिपि में लिखे गए। पश्चिम भारत में कौन थे, हिंदू यूनानी राजा रहा करते थे, जो क्या थे, अपने अभिलेखों को खरोष्टी लिपि में लिखा करते थे। खरोष्टी लिपि का जो अर्थ बताया वो किसने बताया, जेम्स प्रिज्म ने बताया। जेम्स प्रिज्म ने खरोष्टी के साथ साथ ब्राह्मी लिपि का अर्थ बताया, जिससे क्या था, हमने बहुत सारे अभिलेखों का अर्थ खोजा। 7.3, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य का मतलब है कि अभिलेखों को पढ़कर हमें उनसे क्या जानने को मिलता है, उनसे क्या सीखने को मिलता है। जितने हमने अभिलेख पढ़े, उनको पढ़ने के बाद हमने उनसे क्या सीखा, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, ये क्या, इसका मतलब होता है साक्ष्य। तो हमने क्या, अशोक के टाइम के हमें 2 ग्रंथ देखने को मिले, उनमें से एक का नाम था देवनाप्रिय और एक का नाम था प्रियदर्शी।
देवना प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय या देवताओं का प्यारा, और प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर। ये हम पहले ही थोड़ा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इन ग्रंथों की एक अच्छी बात ये थी ना कि इन ग्रंथों में क्या था, जो विषय था, जो टॉपिक के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, इन दोनों ही ग्रंथों में जिस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ था वो क्या था, सेम था। किस बारे में लिखा हुआ था, अशोक के, राजा अशोक के बारे में इन दोनों ही ग्रंथ में लिखा हुआ था। इन दोनों ही ग्रंथ को जो लिखने की शैली थी वो सेम थी। इन दोनों ग्रंथ को जो लिखने की भाषा थी और साथ में पूरा लिपि विज्ञान, मतलब ये दोनों ग्रंथ क्या थे, पूरी तरीके से आपस में कॉमन थे, सिमिलैरिटी को शो कर रहे थे। तो इससे हमें पता लगता है, क्या पता लगा कि जो दोनों ग्रंथ है किसी एक ही राजा के शासन काल में, टाइम पीरियड में लिखे गए होंगे। तो हमें ये पता लगा। पुरातात्विक द्वारा अभिलेखों में है, देखो जो पुरातात्विक लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी अभिलेख में उन्हें जानने को मिलता है वो क्या कहते हैं, उस अभिलेख में लिखी गई बात का परीक्षण भी करते हैं, मतलब जांच पड़ताल भी करते हैं कि अभिलेखों में जो कुछ भी लिखा गया है वो सत्य है कि नहीं है, उसकी जांच भी क्या करते हैं, ठीक है, जो पुरातात्विक लोग होते हैं। और कोष्टक में लिखे गए शब्दों से पुरातात्विक लोग क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी मतलब वाक्य का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, और ये काम बड़ा बारीकी से किया जाता है। कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट में, जब भी मान ले सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, तो वहां भी क्या था, ब्रैकेट का यूज किया जाता था, और उस ब्रैकेट के वर्ड को एनालाइज करके समझ के लोग क्या थे, पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाला करते। तो ये काम काफी रिस्की होता था कि आप एक वर्ड के बेसिस पे पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल दोगे, तो ये काम काफी रिस्की होता था। तो ये भी काफी एक मुश्किल काम था। तो राजा जो कई बार आते जाते मार्गों पे क्या करते थे, अपने अभिलेख वो बनवाते थे, ताकि आने जाने वाले लोग क्या थे, उनके साम्राज्य के बारे में जान सके कि भाई ये जो इलाका है इस साम्राज्य के अंदर आता है, यहाँ के राजा ये हैं। तो मैं जितने अभिलेख हमने पढ़े, तो लास्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है, जितने हमने अभिलेख पढ़े उन अभिलेखों को पढ़ के हमें क्या हुआ, राजा की मानसिकता के बारे में जानने को मिला। कौन, राजा अशोक, राजा अशोक के हमें मानसिकता के बारे में जानने को मिला, ठीक है। तो हमने जाना कि उनकी क्या थी, वो बड़े शांति प्रिय व्यक्ति थे, उनका युद्ध में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो क्या थे, शांत रहना पसंद करते थे। तो हमें युद्ध के बारे में जब मैंने उनके अभिलेखों को पढ़ा तो हमें पता लगा कि महाराजा अशोक क्या थे, शांति प्रिय व्यक्ति थे। तो अशोक अभिलेखों को पढ़ के क्या होता है, हमें महाराजा अशोक की मानसिकता के बारे में, नेचर के बारे में पता चलता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है अभिलेखों की साक्ष्य की सीमा, मतलब क्या कमियां हैं अभिलेखों में, ये बताया गया, मतलब क्या खामियां हैं, जो पहले के टाइम के अभिलेख लिखे गए उनमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है तकनीकी सीमा, जिसमें अक्षरों को बड़े हल्के तरीके से लिखा जाता है, जिसके वजह से बाद में उनको पढ़ना मुश्किल आता है। तो पहले के टाइम के जितने भी अभिलेख लिखे गए वो क्या थे, बड़ी ही हल्की तरीके से लिखे गए, जिसकी वजह से जैसे जैसे पास्ट बीतता जाता है वो वर्ड की क्वालिटी क्या थी, वो वर्ड क्या धीरे धीरे टूटने लगते, बिखरने लगते हैं, मतलब साफ साफ नहीं दिखते, जिसकी वजह से हम क्या होता है, उस अभिलेख की क्या थे, मीनिंग, अर्थ नहीं पता कर पाते। तो ये क्या थे, कमी है, इसकी खामी है। दूसरा पॉइंट है बहुत सारे अक्षर ऐसे बहुत सारे ऐसे अभिलेख पड़े पड़े, हाँ, तो बहुत सारे अभिलेख क्या थे, पड़े पड़े रखे रखे, कहीं पर क्या हुए, खराब हो गए, कहीं से अभिलेख क्या टूट गए, बिखर गए, कहीं में पड़े पड़े क्या था, कुछ लग गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, कुछ टूट गए, स्क्रैच आ गया, तो जिससे क्या पड़े पड़े बहुत सारे अभिलेख क्या टाइम के साथ खराब हो गए। और तीसरा पॉइंट ये ना कि अब तक जितने अभिलेख मिले उनमें से मैक्सिमम का हम वास्तविक अर्थ, मतलब मीनिंग नहीं निकाल पाए। हजारों से ज्यादा कितने अभिलेख है जिनका आज तक हमें मतलब ही नहीं पता लगा। हजारों में से कुछ ही अभिलेख हैं जिनके बारे में हम मीनिंग निकाल पाए कि किस मकसद की वजह से अभिलेख बनाए गए। चौथा पॉइंट है लेखों को पढ़ने से पता लगता है कि जो अभिलेख थे वो किसी खास अवसर पर ही बनाया जाता, मतलब किसी खास मौके पर ही क्या अभिलेखों को बनाया जाता था। पांचवा पॉइंट है कि अभिलेखों में जो भी बातें लिखी गई है जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो, ये है क्योंकि अभिलेख, जितने भी अभिलेख मिले उसमें क्या था, राजा और आम जनता या फिर दैनिक जीवन के बारे में नहीं लिखा गया, सिर्फ खास खास मौकों पर ही क्या थे, अभिलेख छापे गए। छठा पॉइंट ये है कि जितने भी अभिलेख छापे जाते थे, ठीक है, तो अभिलेख क्या थे, जिस व्यक्ति ने उसको छपाया उसकी मानसिकता के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो मैंने कोई काम करा, कोई मैंने अभिलेख लिखा है, तो क्या करूंगा मैं, उसमें अपनी बातें लिखूंगा, ना कि किसी और की। तो ऐसी जो भी अभिलेख पास्ट में मिले वो क्या थे, उसी व्यक्ति के बारे में बताते थे, जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है, उसके विचारों को दर्शाते थे। सातवां है जो भी आज हमें अभिलेख
मिले हैं उनमें से कई अभिलेख क्या है समय के साथ टूट के बिखर के खराब हो गए। ठीक है, तो ये क्या थी, हमने अभिलेखों की कमियां जानी, खामियां जानी। तो दोस्तों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 2 यहीं खत्म हो गया। ठीक है, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 3 है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलिए। धन्यवाद।